to demonstrate the phenomena of interference, we require two sources. Yes, we require two sources which have same frequency and definite phase relationship. ये क्या sources कहलाते हैं? Coherent sources. ठीक है? So this was very easy one. अब 31st देखिए, the maximum number of possible interference maxima. When we say interference maxima, तो हम bright fringe की बात कर रहे हैं. ठीक है? So the maximum number of possible interference maxima for slit separation equal to twice the wavelength in Young's double slit experiment. Young's double slit experiment में दो ओपनिंग होती हैं, दो ओपनिंग के सामने स्क्रीन है और ये यहां पर अगर फ्रिंज बनती है तो यहां से इसका एलिवेशन कितना है? थीटा. ये और इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होता है? पहले क्वेश्चन क्या है इसको समझ लेते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमम. यहां पर फ्रिंज कोई बनती है, ये यहां पर जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा. इसके बाद एक डार्क फ्रिंज बनेगी, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, फर्स्ट. उसके बाद यहाँ पर फिर डार्क बनेगी, फिर यहाँ पर सेकेंड, फिर ऐसा, फिर थर्ड. तो इनका ये कहना है कि ऐसे 1 2 3 4 कितने मैक्सिमा बन सकते हैं अगर कंडीशन क्या दी है? पढ़िए. यस, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स. ये सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स जी ये किसके बराबर है? If D is equal to twice lambda, then हमको क्या निकालना है? Maximum number of fringes, bright fringes. Maximum number of bright fringes कितनी possible? ठीक है? कम से कम एक भी बन सकती है, दो भी बन सकती है, लेकिन हमको ये निकालना है कि मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है. ओके, तो ये डिस्टेंस से हम क्या रिलेशन जानते हैं? यहां से ये एंगल थीटा पर अगर हम ऊपर जाते हैं तो आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, d sin थीटा इज द पाथ डिफरेंस. ये थ्योरी में हमने पढ़ा है, इसे मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा. यहां से दोनों की लेंथ बराबर है और ये है पाथ डिफरेंस. ये वाला पाथ डिफरेंस, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है. ये पाथ डिफरेंस है डेल्टा x, या जो भी माने ये डेल्टा x पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है? तो ये हमने कैलकुलेशन किया था कि अगर ये d है, ये थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डेल्टा x किसके बराबर होगा? दिस इज d sin थीटा. ये पाथ डिफरेंस होता है. ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस का रूल क्या है? पाथ डिफरेंस किसका मल्टीपल होना चाहिए? लैम्डा का या लैम्डा बाई 2 का? कल आपने किया है, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n लैम्डा हो तो क्या होगा? राइट. और अगर 2n-1/2 लैम्डा हो तो क्या होता है? डार्क. ये दोनों बेसिक कंडीशन हमको याद है. अब ये क्या बोल रहे हैं? ब्राइट फ्रिंज होनी चाहिए. तो फॉर ब्राइट फ्रिंज d sin theta is equal to n lambda. ये कंडीशन ये हम सबको मालूम, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए पाथ डिफरेंस को. अब फिर से क्वेश्चन को एक बार और सुनते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? इसके बीच में मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस कितनी आ सकती है? ठीक है, इसको याद रखिए. अब d की वैल्यू क्या दी है हमको? 2 लैम्डा. तो d की वैल्यू 2 लैम्डा.
साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। अगर हम इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं तो हमको साइन थीटा कितना ले लेना चाहिए? 1। तब n की वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट फ्रिंजेस, थोड़ा सोचने की कोशिश करिए, ये n क्या है? नंबर ऑफ द फ्रिंजेस। तो इनका ये कहना है कि ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस मैक्सिमम कब होगी? तो ये मैक्सिमम कब होगी? जब ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा। ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। सो मैक्सिमम साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब उस साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए। दिस इज इक्वल टू n लैम्डा। अब n की वैल्यू बताइए। तो ऑप्शन नहीं है तो आपको किसने कहा कि ये आंसर है? अच्छा, n क्या है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस, राइट फ्रिंजेस। ये यहां पर 1 बनी और ये यहां पर 2 बनी। अब देखिए, अगर ये 2 बनी है तो आपको आंसर 5 लाना है। मैं बता रहा हूं, ठीक है? बाद में तो आपको याद हो जाएगा, राइट? कैसे 5 लाएंगे? अब थोड़ा सा आर्गुमेंट सोचिए। हाँ बोलो, ठीक है ना? बोले राइट फ्रिंजेस 5 लाना। सुनिए, जब हम नहीं यंग्स एपरेटस हमने रखा और इसमें लाइट दी तो फ्रिंजेस सिर्फ ऊपर बनती है कि नीचे भी बनती है? हाँ, हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। हाँ, हो गया, समझ में आया? तो अगर ऊपर बन रही है तो नीचे भी बन रही होगी। ये थीटा, इधर थीटा तो इधर थीटा, लाइट दोनों तरफ फैलती है। इसलिए कैलकुलेशन हम ये करते हैं, इसलिए हम एक तरफ ले रहे हैं और एक तरफ छोड़ देते हैं, लेकिन बनती किधर है? दोनों तरफ। इसलिए अगर 2 ऊपर बनी है तो नीचे भी कितनी बनेगी? 2 और एक सेंटर। टोटल कितनी हो गई? 5। इसलिए टोटल फ्रिंजेस हम कितनी लेंगे? टोटल फ्रिंजेस 5। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में 5 है। लेकिन आप ये देखिए कि एग्जाम में ये बात दिमाग में आ जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हमारा एक बेनिफिट ये है कि इन्होंने ऑप्शन में 2 नहीं दिया तो हम बच गए, दूसरा ऑप्शन ढूंढने चले गए। और अगर 2 दिया रहता तो आते ही टिक करते और आगे बढ़ जाते, ठीक है? तो उस कारण से बच गए। तो राइट आंसर क्या है? 5। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, when unpolarized light which has intensity I0, यहां से लाइट जा रही है वेव्स और इसकी इंटेंसिटी कितनी है? I0। ओके, when unpolarized light intensity I0 is incident on a polarizing sheet, यहां पर हमने एक पोलराइजर लगा दिया। यहां से जो लाइट निकलेगी वो कैसी होगी? तो आंसर है वो पोलराइज्ड होगी। यहां से जो लाइट निकलेगी वो पोलराइज्ड होगी। पोलराइज्ड लाइट में किस चीज का चेंज हो जाता है? इंटेंसिटी, ब्राइटनेस का, इंटेंसिटी का चेंज हो जाता है। अब इन्होंने कहा है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट व्हिच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड। कितनी इंटेंसिटी लाइट की ट्रांसमिट नहीं होती है वो बताइए। तो आप ये बता दीजिए कितनी ट्रांसमिट होती है? हाँ, I0/2 ट्रांसमिट होती है। तो ट्रांसमिट नहीं कितनी हुई? I0/2। आधी पार हो गई तो बाकी कितनी बची? I0/2। तो राइट आंसर क्या होगा? हाफ I0। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो अच्छा है।
कि जब हम टॉर्च से यहाँ लाइट डालते हैं, अगर हमने यहाँ टॉर्च जलाई तो सेंटर में तो लाइट ऐसी गई, लेकिन ये किनारा जो है ये टॉर्च की स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा, ये कैसा हो रहा है, टेढ़ा। तो अगर लाइट ऐसे टेढ़े जाती है तो हमने देखा है कि लाइट कैसी दिखती है, यहाँ पे ऐसे देखा, ऐसा लाइट डाल के ऐसी जाएगी, यहाँ पर ऐसी जाएगी, सामने ऐसी जाएगी। तो इसलिए ये जो हमारे दो सोर्स हैं नजदीक नजदीक, ये बल्ब के दो फिलामेंट की तरह काम करते हैं। ये जब दोनों इंटरफेयर होकर फ्रिंज बनाएंगे तो सेंटर की फ्रिंज तो ऐसी बनेगी, पर इधर लाइट इसकी कैसी जाएगी, टेढ़ी होगी। टेढ़ी लाइट होने से ये वाला डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए जो उसको पाथ डिफरेंस चाहिए यहाँ पर मिलेगा, वही पाथ डिफरेंस यहाँ मिलेगा, वही पाथ डिफरेंस यहाँ मिलेगा। तो ये लाइन ऐसे है, ठीक है। तो याद रखिए कि यंग्स मॉडुलस में, यंग्स एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस बनती हैं वो फ्रिंजेस ऐसी नहीं बनती है, वो फ्रिंजेस इस तरह के हैं, बेसिक शेप उसकी ऐसी है, ये पैराबोला, ठीक। ओके, अगर हम सीधी फ्रिंजेस देखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? लाइट जो स्ट्रेट जा रही थी, सुनिए, स्ट्रेट जा रही थी, उसने पैराबोला क्यों बनाया? क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, लेकिन ये डिस्टेंस 12 है, ये डिस्टेंस 13 है, इसलिए उसकी शेप फैल के चले। ये समझ आया? हमने क्या किया कि इसके सामने की जो स्क्रीन है उसको पैराबोला बना दिया, उसके सेंटर का डिस्टेंस कितना रखा, 10। अब यहां से जो ऐसा आया ये डिस्टेंस भी कितना है, 10, ये डिस्टेंस भी 10, ये डिस्टेंस भी 10, सरफेस का हर पॉइंट कितना दूर हो गया, 10। और अब जब हम फ्रिंजेस को देखते हैं तो हमको फ्रिंजेस ऐसी दिखती है, स्ट्रेट दिखती है, क्योंकि सारे डिस्टेंस हमने क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। तो फ्रिंजेस के फैलने का रीजन क्या है कि प्लेन शीट के डिस्टेंस अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग जगह जाकर वो इंटरफियर कर। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा पैराबोलिक कर देंगे तो क्या होगा, सब डिस्टेंस बराबर है यहाँ सोर्स से, इसलिए फ्रिंजेस बिल्कुल रेगुलर बनती हैं और ये शेप हमको दिखती है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, दैट इज 26। ये फॉर्मूला समझिए, ये स्क्रीन है, यहां पर ये दो वेव्स का पाथ लेंथ है, इस पाथ लेंथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। पाथ लेंथ और फेज डिफरेंस एक दूसरे में ट्रांसफरेबल होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से जो वेव जा रही है और यहाँ से जो वेव जा रही है दोनों के फेस अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये सेंटर पे नहीं है, थोड़ा ऊपर है, तो एक की लंबाई छोटी है और एक की लंबाई बड़ी है, इसलिए दोनों में थोड़ा सा फेस डिफरेंस पैदा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इंटेंसिटी, यहाँ जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, I0। यहाँ पर जब जाते हैं तो उस फेज डिफरेंस के कारण इंटेंसिटी में चेंजेस होते हैं। फेज डिफरेंस के कारण जो इंटेंसिटी में चेंजेस होते हैं उसको कौन सा इक्वेशन कंट्रोल करता है, तो उसको जो आपने नोट्स में है और जो इक्वेशन कंट्रोल करता है दैट इज, एक I1 देता है इंटेंसिटी और दूसरा I2 देता है। तो आपने पढ़ा है I1 प्लस I2 प्लस 2, I1 I2 is phase difference, this is equal to I, resultant intensity। ये फॉर्मूला आपको सबको याद है, ये वेक्टर का फॉर्मूला है, और अगर एम्पलीट्यूड में ये फॉर्मूला लगाना है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, A1 स्क्वायर प्लस ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने उसका बनाया एम्पलीट्यूड का ऐसा, और इंटेंसिटी यूज करेंगे तो ऐसा। ओके, अब इसमें ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, अगर ये इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम
तो ये कितना हो जाएगा? आंसर है cos फाई कितना हो जाएगा? 1। और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? और दोनों मान लो i और i है, तो ये कितना हो जाएगा? 2i प्लस 2 into 1. This is equal to 4. 4i. That means intensity will be 4 times than the normal intensity, और आपको मालूम है ऐसा होता है। ठीक है, फिर से सुनिए, आर्गुमेंट के बेसिस पे इसने कितनी इंटेंसिटी दी? I। इसने कितनी दी? I। नॉर्मली दोनों को मिलके कितना होना चाहिए? 2i पूरी स्क्रीन पे। अब यहाँ पर अगर 2i है तो इसका 2i उठा के हमने यहाँ कर दिया, तो यहाँ कितना हो गया? 4i। यहाँ कितना हो गया? 0। ये है ब्राइट फ्रिंज और ये है डार्क। तरीका समझ आया? तो ये दोनों i, तो ये i नॉट की वैल्यू है। अच्छा, लेकिन हमने ऐसी जगह चुनी है कि इस जगह पर इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो 0 नहीं है। देखिए, यहाँ 0 होने से ये 1 हो गया था, या 0 होगा, या हमको मालूम है जो जो उसकी वैल्यूज होती हैं 0, उसके बाद 1 पाई, उसके बाद 2 पाई, 3 पाई, ऐसा। ओके, मान लो वो नहीं है और इसका फेज डिफरेंस 5 की है, तो I और I नॉट में क्या रिलेशन होता है? तो उसके लिए आप याद रखिए, I और I नॉट उसका हमने एक डेरिवेशन किया, और डेरिवेशन करके हमने ये रिजल्ट निकाला दैट I इज इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर 5/2। ये फॉर्मूला अगर नहीं है तो इसको नोट करिए और इसको याद करिए। फाई क्या चीज है? फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। आई नॉट क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हो सकती है, और फाई फेज डिफरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हो सकती है, और आई क्या है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो अगर हम ऐसी लोकेशन चुनते हैं जहां पर ना तो ब्राइट फ्रिंज बन रही है ना डार्क बन रही है, बीच वाली लोकेशन, अभी तक हमने क्या याद किया है कि अगर फेज डिफरेंस 0 या लैम्डा होगा तो ब्राइट होगा, λ/2 होगा तो डार्क होगा। अब हम ये बोलते हैं कि फेज डिफरेंस λ/6 है, तो आप किस में फिट करोगे? ना तो ये λ/2 में फिट हो रहा है, ना 0 में जा रहा है, बीच में कहीं है, तो इंटेंसिटी कितनी होगी? तो हमको एक इक्वेशन चाहिए, ये रहा उसके लिए इक्वेशन। समझ में आया कहाँ यूज होगा ये? क्योंकि हमको तो दो लिमिट मालूम है, λ/2 में डार्क होना है और लैम्डा में, या फेज डिफरेंस को देखेंगे तो जब 0 और पाई फेज डिफरेंस है तो ब्राइट, π/2 का फेज डिफरेंस है तो डार्क ना, उल्टा बोल गया। 2 पाई का फेज डिफरेंस है तो ब्राइट, और 1 पाई का है तो डार्क। फेज डिफरेंस की भाषा 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई डार्क बनाएगा, 2, 4, 6, 8 ये ब्राइट बनाएगा। लेकिन अगर फेज डिफरेंस इनके बीच में है तो इंटेंसिटी कैसी होगी? हम बोलेंगे इंटेंसिटी भी बीच में होगी। अगर इंटेंसिटी बीच में होगी तो कितनी होगी? ये उसका फॉर्मूला। समझ आया कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना है? जब हमारा फेज डिफरेंस ना तो पाई है और ना 2 पाई है, बीच में कुछ है, ना 0 है ना पाई। ओके, ये फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है? देखिए, द क्वेश्चन सेज इन ए यंग्स एक्सपेरिमेंट intensity at a point where the path difference is λ/6। path difference हमको दिया गया है, path difference is λ/6। ये path difference है, is I। यहां पर इंटेंसिटी कितनी है? I।
Okay. If I naught is the maximum intensity, then what is the value of I upon I naught? What is the value of I upon I naught? इसकी वैल्यू हमको निकालनी है. ओके, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हमने निकाला, इसकी वैल्यू निकालनी है. हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? I अपॉन I नॉट क्या होता है? बस अब आसान है. ये भाषा कौन सी है? फेज डिफरेंस. क्वेश्चन किस भाषा में? क्या आपको पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना आता है? आता है. एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट पाथ डिफरेंस कितना होता है? 1 लैम्डा. और फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई. 2 पाई. तो हमने फॉर्मूला याद किया, 1 लैम्डा पाथ डिफरेंस makes a phase difference equal to 2 पाई. तो लैम्डा बाई 6 कितना फेज डिफरेंस बनाएगा? लैम्डा बाई 6 will make a phase difference. बताइए कितना होगा? निकाल लीजिए. हाँ जी, कितना आया? हाँ जी, कितना आया फेज डिफरेंस? पाई बाई 3. सबका आया. उस फेज डिफरेंस पाई बाई 3 को यहां रख दीजिए. ये 5. तो I अपॉन I नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? cos स्क्वायर पाई बाई 6. पाई बाई 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 6. अब पाई अपॉन 6 को डिग्री में कन्वर्ट करिए. हाँ? 30 डिग्री. अगर आपको ऐसे में cos की वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डिग्री में कन्वर्ट करके निकालिए. 30 डिग्री आया. 30 डिग्री का क्या होगा? 3/2. उसका स्क्वायर कर दिया तो कितना आया? 3/4. तो ये जो I है इसके बराबर होगा 3/4. तो I इज इक्वल टू 3/4 ऑफ I. 5/2 करना है ना. हमारा 5 आया था 5/3 अपॉन 2 के कारण ये हो गया 6. तो I अपॉन I नॉट की वैल्यू क्या आई? 3/4. दिस इज अवर आंसर. तो एक चीज हमने जो सीबीएसई में पढ़ी थी, ब्राइट फ्रिंज के लिए फेज डिफरेंस 2 पाई चाहिए और डार्क फ्रिंज के लिए पाई और या 3 पाई 5 पाई ऐसे चाहिए. अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि न वो पाई है और न वो 2 पाई है, बीच में कुछ है. तो इंटेंसिटी कितनी होगी? तो उस इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला डेरिवेशन करके हमने किया. तो इसका डेरिवेशन आपको तैयार नहीं करना है, रिजल्ट याद करना है. ठीक है? ओके. तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, पोलराइजिंग एंगल ऑफ वाटर IP फॉर वाटर. ये हमको दिया गया है 53 डिग्री 4 मिनट. If the light is incident at this angle on the surface of water, ये लाइट इस पर आती है. अगर 53.4 पर आई तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज दिस इज IP. तो ये वाली रे कैसी होगी? ये जो लाइट होगी दिस विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड और इससे 90 डिग्री बनाते हुए हमको क्या मिलेगी? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड लाइट. ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये और इनके बीच का एंगल 90 है, ये एंगल 53 है. और हमारा क्वेश्चन क्या है?
फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो आंसर है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल हमको निकालना है और यहां से घुमाते घुमाते आएंगे। ये एंगल कितना है? 53। तो ये कितना होगा? 53। किस नियम से? रिफ्रैक्शन। ये वाला एंगल कितना है? 90 में से ये कितना? 53 4। तो ये कितना बचा? 36। 90 में से माइनस किया 36 56। ओके, अगर ये 36 56 है तो ये एंगल कितना हुआ? 53 4। ये पूरा 90 है, उसमें 53 4 है, तो ये कितना हुआ? ठीक है, इस तरह से ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और यही हमसे पूछा गया। ओके, तो सुनिए, हमारा क्वेश्चन है व्हाइट लाइट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो इसका मतलब है इट इज ए कॉम्बिनेशन एंड देयर आर मोर देन वन लाइट्स, मोर देन वन मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे व्हाइट लाइट में 7 मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, सब कलर आपको मालूम है, तो दैट इज ए कॉम्बिनेशन। अब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जाकर फ्रिंजेस बनाती है तो दूसरी अपनी फ्रिंजेस बनाएगी और हर फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपको याद है, कितना है बोलिए? लैम्डा डी बाई टी, ये विड्थ है। अगर रेड कलर की लाइट है, रेड, तो लैम्डा ज्यादा है, उसकी फ्रिंज विड्थ चौड़ी होगी। अगर ये चौड़ी हो गई 15 माइक्रोमीटर, तो इसके ऊपर डार्क भी कितना? 15, उसके ऊपर फिर ब्राइट 15, तो इसकी जो सीढ़ी बनी वो सीढ़ी कितनी कितनी है? 15 15 15। अगर इसकी जगह ब्लू लाइट है और उसका हमने यहाँ बनाया, उसका लैम्डा कम होता है और उसके बीटा की वैल्यू आई 10, तो वो उसकी सीढ़ी क्या बनेगी? 10 10 10 10 ऐसा। तो ये एक ब्राइट से दूसरा ब्राइट 15 पे आता है, वो एक ब्राइट से दूसरा ब्राइट 10 पे आता है, तो 30 माइक्रोमीटर पर जाकर कितनी ब्राइट बन चुकी हैं? रेड की 2 15 15 और ब्लू की कितनी बन गई? 3। तो तीसरा ब्लू और दूसरा रेड, ये दोनों आपस में एक जगह पर मिलते हैं और ब्लू और रेड कलर कंबाइन करने से जो भी कलर बनता है वो हमको वहां दिखेगा। अदरवाइज पूरी स्क्रीन में हमको क्या दिखेगा? 7 कलर दिखेंगे, कोई कहीं और कोई कहीं दिखेगा और बहुत जगह मिक्स हो जाएंगे। मिक्स हो जाने के कारण क्या होगा? डिस्कलर हो जाएगा, कलर अलग अलग होंगे, तो फाइनली ये होगा कि हम उस फ्रिंज पैटर्न को नहीं पहचान पाएंगे। कहीं मिक्स हो रहा है, कहीं एक कलर दिख रहा है, कहीं 2 कलर दिख रहा है और सेंटर वाला व्हाइट दिख रहा है। इस तरह से व्हाइट लाइट को हमको यूज नहीं करना चाहिए, तो इसलिए कौन सी लाइट की जाती है? हमेशा मोनोक्रोमेटिक, एक कलर की और उसी कलर की फ्रिंजेस बनती है। अच्छा, अब इनका ये कहना है कि यहाँ पर हमने व्हाइट लाइट यूज की। व्हाइट लाइट यूज की मतलब कि जो लाइट्स जा रही हैं उनके पास सब तरह की वेवलेंथ अवेलेबल है। अब इसके सामने एक स्क्रीन लगाई गई है, ये यहां से, ये डिस्टेंस हम कितना मानते हैं? d, यहां से लेके यहां, दिस डिस्टेंस इज d। अच्छा, अब यहां पर इन्होंने लिखा है एक स्लिट के एग्जैक्टली अपोजिट, इस स्लिट के एग्जैक्टली अपोजिट यहां पर कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है? यहां पर कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है? अच्छा, दूसरे क्वेश्चन को सुनिए। एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स विच इज द मिसिंग वेवलेंथ, और नीचे वेवलेंथ के 4 ऑप्शन हमको दिए हैं। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पर हमको मिसिंग वेवलेंथ बनानी है, बतानी है कितनी होगी। और हमारे गिवन क्वांटिटीज क्या है, हमको दिया गया है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d और इसका डिस्टेंस है d। ओके, और कोई चीज नहीं, n इज नंबर ऑफ फ्रिंज। ठीक, तो जब हमसे बोला जाएगा इसके सामने एक वेवलेंथ मिस हो गई मींस उस वेवलेंथ की लाइट हमको नहीं दिख रही। किस वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर नहीं दिखेगी? आंसर है जिस वेवलेंथ की यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनती है। अगर उसकी डार्क फ्रिंज बनती है तो हमको दिखेगा क्या? आंसर है कुछ नहीं। बाकी फ्रिंजेस वहां पर डार्क फ्रिंज नहीं बनाते, ब्राइट बनाते। अगर ब्लू वहां ब्राइट बनाता है तो हमको वहां क्या दिखेगा? ब्लू। येलो वहां पर 50% इंटेंसिटी की लाइट बनाता है तो 50% येलो दिखेगा। कोई 20% बनाएगा, कोई 80% बनाएगा, लेकिन एक कलर ऐसा है जो 100% डार्क हो जाता है, तो वहां पर उसकी क्या बन रही है? डार्क फ्रिंज। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है कि ये वाली हाइट दी गई है h, ये दिया गया है d, ये दिया गया है d, तो बताइए डार्क फ्रिंज में हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? 2n + 1/2 लैम्डा d by d। दिस इज हाइट किसकी? डार्क। ये डार्क फ्रिंज की हाइट होती है। अब यहां पर हमको डार्क फ्रिंज बनानी है और हमको लैम्डा की वैल्यू पता करनी है। लैम्डा की वैल्यू क्या है? अगर हमको लैम्डा की वैल्यू बतानी है तो किसकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए? बाकी सब में हमने लिया d और d, ये गिवन क्वांटिटीज हैं d और d। ये हमको मालूम है, लैम्डा हमें निकालना है, n इज द नंबर ऑफ फ्रिंज, वो ऐसा ही रहेगा। h की वैल्यू कितनी है? बस यहाँ थोड़ी सी ठीक है, दिस इज d। अगर ये d है तो ये वैल्यू कितनी होगी? d by 2। ये वैल्यू d by 2 है, तो इसको हमने क्या कर दिया? d by 2, राइट। इस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए अगर वहां पर हमको डार्क चाहिए तो h की वैल्यू d by 2 रखी और ये इक्वेशन सेट हो गया। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी एंड आंसर कौन सा आया? फर्स्ट आंसर से मिलाइए। ठीक है, तो ये जब हम करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू हमारी मैच करती है। दिस इज d स्क्वायर, d इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ d स्क्वायर एंड ये नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा एंड दिस विल बी 2n + 1 2। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ लैम्डा। इस लैम्डा के लिए यहाँ क्या बनने वाला है? डार्क। देखिए ये नॉलेज तो सबको है कि ब्राइट फ्रिंज की हाइट कितनी होती है और डार्क फ्रिंज की हाइट कितनी होती है, लेकिन पूछने का तरीका इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया। बेसिकली एक ही फॉर्मूला नहीं था और हर क्वेश्चन ऐसा ही होता है। हर बेसिक फॉर्मूला में एक स्टेप या 2 स्टेप और हमारा आंसर आता है। तो हमको बुद्धि सिर्फ कहाँ लगानी है कि कौन सा राइट इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? तो बस ये हमको सोचना है कौन सा चैप्टर, कौन सा राइट इक्वेशन और कौन सी क्वांटिटी में वैल्यू रखनी, आंसर हमारा आएगा। ओके, देयर आर 2 वेज। एक का फॉर्मूला है y1 = a1 sin ω t माइनस β1। ओमेगा टी माइनस β1 क्या है? फेज। y2 = a2 sin ओमेगा t माइनस β2। दूसरी का उस समय फेज कितना है?
दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा? यस, बिल्कुल ठीक। 5 की वैल्यू कितनी आएगी? ये फेज डिफरेंस आया। ओके, अगर ये फेज डिफरेंस है तो उसके बाद हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा? पहली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? y1 वाली का एम्पलीट्यूड a1, दूसरी का एम्पलीट्यूड a2, तो रिजल्टेंट में एम्पलीट्यूड कितना आएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फेज डिफरेंस बीटा 1 माइनस बीटा 2 है ऑप्शन। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर। तो हमने जो पढ़ा हुआ है फॉर्मूला उसी के बेसिस पर है। सो ओनली थिंग वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट कि वो फॉर्मूला हमने ठीक पढ़ा है और उसकी वैल्यू पिकअप करने में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, a1 a2 क्या है? फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड, और cos के बाद जो एंगल आता है वो दोनों का फेज डिफरेंस है। और फेज डिफरेंस वेव में कहां से देखा जाता है? दिस इज फेज ऑफ फर्स्ट वेव, दिस इज फेज ऑफ द सेकंड। तो यहां पर फिजिक्स के दो नॉलेज आपके टेस्ट किए जा रहे हैं। नंबर 1, वेव के इक्वेशन में फेज कहां होता है आपको देखना आता है कि नहीं? समझ आया? यहां फेज होता है। फेज डिफरेंस कैसा निकाला जाता है? फाइनल फेज माइनस इनिशियल। ये इसको हमने माइनस किया, फेज डिफरेंस आ गया। ये तो एक चीज है। दूसरा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किस तरह से बनाया जाता है? तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ वेव में फेज कहां से देखना है ये मालूम होना चाहिए। फेज डिफरेंस को माइनस करके निकाल लेंगे, उससे आ जाएगा। बस ये दो चीज का टेस्ट था इस वीडियो में। ये क्वेश्चन है, वन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ग्रुप ऑफ 4 पोलराइजिंग शीट्स। हमारे पास 4 पोलराइजिंग शीट्स हैं और यहां से अनपोलराइज्ड लाइट हमने भेजी। अनपोलराइज्ड लाइट हमने यहां से भेजी। यहां पर जो लाइट हमको निकलकर मिलती है इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमको निकालना है। तो शुरू करते हैं। जब पहली को पार करेगी अनपोलराइज्ड तो क्या होगा? The percentage of incident light transmitted by first polarizer। बाकी को क्यों रखा गया? हाँ, ताकि अगर आप बहुत फुर्ती में हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे जैसे, तो आप उसको यहाँ तक पहुंचा देंगे। यहाँ कितना हुआ है? 50। फिर हमने 30 डिग्री घुमाया, कौन सा लॉ लगेगा? यस, मालूम लगा। तो क्या होता है सुनिए, जैसा मेरे साथ अभी हुआ, हमने पढ़ा पोलराइजर को घुमाया जा रहा है, तो दिमाग में क्या आएगा? मालूम 30 डिग्री घुमा रहा है और फटाफट आप लगाते चले। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या देखा कि हम उससे सिर्फ क्या पूछा जा रहा है? फर्स्ट पोलराइजर में मालूम लॉ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बताइए? नहीं, मालूम लॉ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मालूम लॉ पोलराइज्ड लाइट में लगता है। हाँ, पहली वाली लाइट कैसी है? पहले ये पोलराइज बनेगी, इन तीनों में लगेगा मालूम। ठीक है, पहले में नहीं लगेगा। पहला वाला सिंपल उसको बनाएगा और उस समय ये पोलराइज बनाएगा। 50% इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी, तो आंसर विल बी 50%। ठीक है, अब अगर आप 5 मिनट और टाइम देंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, फ्रिंज वेट और डिस्टेंस।
ये है फ्रिंज विड्थ बीटा और ये है डिस्टेंस डी, बीटा डी, बीटा। ओके, अगर आपको ग्राफ की शेप देखनी है तो जरूरत किस बात की है कि आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। तो एक ऐसा फॉर्मूला बोलिए जिसमें बीटा और डी दोनों आए। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। यहाँ पर बीटा की पावर 1 और डी की पावर -1। लैम्डा और डी को हमने कांस्टेंट कर दिया और डी की पावर -1 और -1 पावर में कैसा ग्राफ बनता है? इनवर्स ग्राफ। दिस इज द इनवर्स ग्राफ, दिस इज द इनवर्स ग्राफ। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ठीक है। तो ग्राफ वाले में याद रखिए हमेशा हम एक इक्वेशन बनाएंगे। एक छोटी सी प्रिकॉशन और, ये सिंपल है, इससे एक स्टेप जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसमें ये होगा, नियम ये है कि अगर आपको इन दोनों का रिलेशनशिप चेक करना है तो बाकी सब क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। अदरवाइज इफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ डी और दिस इज अ फंक्शन ऑफ समथिंग एल्स जो कि वेरी हो रहा है तो आप ये रिलेशन तय नहीं कर सकते। उसके लिए इनको क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। या तो वैसे कांस्टेंट हो या गिवन कंडीशन में कांस्टेंट। तो यहाँ पर गिवन कंडीशन में कांस्टेंट है कि डी को यानी स्क्रीन को हम लोग कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं तो डी कांस्टेंट हो गया। लैम्डा एक ही लाइट यूज कर रहे हैं तो लैम्डा कांस्टेंट हो गया। इसलिए वेरिएबल सिर्फ दो बचे, बीटा और डी। उसकी पावर हमने देखी 1 और -1। 1 और -1 में इनवर्स ग्राफ बनता है। ठीक है। ओके, तो अब हम लोगों ने